नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अभी तक हम प्रश्नों को अलग अलग चैप्टर वाइज देख रहे थे। उसी क्रम में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल पेपर की तरह प्रश्न जो है वो देखेंगे। इस मॉडल पेपर वन में हम जो सामान्य ज्ञान है और साथ ही साथ जो तार्किक ज्ञान है, क्योंकि समसामयिक घटनाओं के हम प्रश्न काफी समय से देख रहे हैं, इसलिए इसको हम शामिल नहीं कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान पर आधारित इस मॉडल पेपर नंबर वन में हम 50 प्रश्न जो है वो देखेंगे। इसी प्रकार हम जो अलग अलग विषय हैं उनके भी प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो आज ये हमारा सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान पर आधारित 50 प्रश्न होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। डायरेक्ट आंसर की हम बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी जो है वो ना हो। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला ऑप्शन, हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान। थोड़ा सा अगर तारीखों की बात करें तो 21 मार्च के बाद जो सूर्य होता है उसके उत्तरायण होने के कारण जो ICTZ का मौसमी स्थानांतरण है वो हो जाता है। और इसी समय ही जो विशेषता दक्षिण की बात करें या फिर दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, इसमें दबाव के कारण या दबाव में परिवर्तन के कारण वायु की जो दिशा होती है वो हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप या उपरोक्त जो क्षेत्र होता है उसकी ओर जाती है, जिससे ग्रीष्म काल में हल्की वर्षा भी जो है वो होती है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में जो है वो थी। उत्तराखंड के बारे में पूछा गया है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वैसे अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो उत्तर प्रदेश के ही शामिल किए जाते हैं, पर आसपास के जो इससे संबंधित छात्र हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी रखने के लिए चीज़ों को, जैसे ये उत्तराखंड है उनका भी याद रख सकते हैं। तो ऊधम सिंह नगर आपका सही होगा। न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी, तो ऊधम सिंह नगर में जो है वो थी। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या का गणितीय घनत्व जो है वो होता है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या जो है वो सही होगा। अच्छा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य होता है जनसंख्या और धरातल का रेशियो, अनुपात। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व के प्रकार तो चार प्रकार होते हैं। पहला होता है गणितीय घनत्व, दूसरा आपका होता है फिजियोलॉजिकल घनत्व, तीसरा आपका होता है कृषि घनत्व और चौथा आपका होता है आर्थिक घनत्व। इन चारों ऑप्शन में से अगर आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन सही होगा कि संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का जो अनुपात होता है वही आपका जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है। साथ ही साथ इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि गणितीय जनसंख्या घनत्व के लिए कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं। तो गणितीय जो सूत्र होगा वो क्या बनेगा, गणितीय घनत्व बराबर कुल जनसंख्या और बटे क्षेत्रफल। इस टाइप से आपका जो सूत्र है वो बन जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज जो है वो उठाई। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कोर्स में चारों ही हैं आपके, क्योंकि समाज सुधार से संबंधित कोर्स में है आपका। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आर्य समाज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो है उसमें आर्य समाज ने दलित वर्ग जो है उसके संबंध में आवाज उठाई थी। तो ये आपका एक हिंदू सुधार आंदोलन था। स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी, तो 1875 में की थी। कहाँ की थी, तो मुंबई, या पूर्व नाम जो है इसका बम्बई था, वहां पर जो है वो की थी। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो मथुरा के स्वामी विरजानंद जो है उनकी प्रेरणा से जो है वो की थी। साथ ही साथ ये जो आंदोलन था वो आपका पाश्चात्य प्रभाव जो है उनकी भी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता जो है वो किसे कहा जाता है। चार नाम है, अगस्टस हिक्की, चार्ल्स मेटकॉफ, मैकग्रेथ या फिर डिजरेली। तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता, अच्छा प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो सही होगा। कार्यवाहक जनरल गवर्नर
गवर्नर जनरल हैं जिनका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। इन्होंने ही भारतीय प्रेस के प्रति जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो जो है वो अपनाया था। साथ ही साथ 1823 के कुत्सित अधिनियम को इन्होंने रद्द जो है वो कर दिया था। और इस प्रयास के कारण ही चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की भी संज्ञा दी गई थी। तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है मुक्तिदाता की संज्ञा किसके संदर्भ में, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के संदर्भ में किसको संज्ञा दी गई थी, तो चार्ल्स मेटकॉफ को दी गई थी। इन्हीं के अनुसार जो प्रकाशक होता है या जो भी मुद्रक होता है उसको केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी और वो आसानी से अपना कार्य जो है वो कर सकता था। ये कानून जो है आपका 1856 तक जो है वो चलता रहा था और अवधि में समाचार पत्रों की संख्या में भी धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिली थी। छठा प्रश्न है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा, तो आपका आंसर पूर्ण स्वराज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका जो वार्षिक अधिवेशन था वो तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी जो है जिसका नाम है लाहौर, यहाँ पर जो है वो हुआ था। ये जो अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया गया था और इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य भी घोषित किया गया था। अच्छा, सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने जो है, जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने ही पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो दिया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी इसलिए जो है नेहरू जी को ही जो है वो चुना गया था। और नेहरू को अध्यक्ष बनाने में किसने भूमिका निभाई थी, तो महात्मा गांधी जी ने जो है वो निभाई थी। सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सातवां प्रश्न है, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। गांधी जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथियों ने या किसान सभा ने। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका गांधी जी के अनुयायी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बारदौली सत्याग्रह है वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में जो है वो हुआ था और ये जो है एक किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नेतृत्व इसका किसने किया था ये भी पूछा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो किया था। और ये जो आंदोलन था सफल होने के बाद यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि भी दी थी, उस उपाधि का नाम था सरदार। सरदार की उपाधि भी यहाँ से इन्हें मिली थी। अगला देखते हैं आठवां प्रश्न, गदर पार्टी का संस्थापक जो है वो कौन था। बहुत प्रश्न ये भी पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न प्रैक्टिस कराते रहे हम आपको पेपर की अंतिम तारीख तक, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न की, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, चार नाम है। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन लाला हरदयाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए की गई थी। सबसे पहले जरूरी तो यही है कि ये चीजें क्यों आई, तो आप कहेंगे कि स्वतंत्रता अंग्रेजों से दिलाने के लिए की गई थी। और ये जो पार्टी थी इसको अमेरिका और कनाडा जो है इसके भारतीयों ने 25 जून 1913 में जो है वो बनाया था। और ये जो पार्टी थी इसके द्वारा हिंदुस्तान गदर नाम का एक पत्र भी निकाला गया था, या कह सकते हैं निकलता था, जो कि उर्दू और पंजाबी भाषा में जो है वो छपता था। और जो गदर आंदोलन होता था वो गदर दल जो है उसके द्वारा चलाया जाता था। अगर गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा गठन जो है वो किया गया था। ध्यान रखिएगा तारीख 1 नवंबर 2013 जो है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से ये भी आपको पता चल रहा है कि जो सैन फ्रांसिस्को है वहां पर आपका गदर दल का मुख्यालय जो है वो है और अमेरिका के कई शहर शहर जो हैं उसमें इसकी शाखाएं भी जो है वो हैं। नवा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष जो है वो कब बने।
तो चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 1929 जो है वो सही होगा। 14 नवंबर 1889 से लेकर के 1964 तक जवाहरलाल नेहरू जो इनका पूरा टोटल समय था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं आप सभी। और प्रधानमंत्री ये 1947 से लेकर के अपनी इनकी जब तक मृत्यु हुई थी 1964 तक, तब तक जो है वो बने रहे थे। 27 मई 1964 को इनका निधन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार कब बने थे, तो 1929 में जो है वो लाहौर अधिवेशन में जो है वो बने थे। ये भी जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार अधिवेशन भी जो है वो पूछ लिया जाता है। लाहौर अधिवेशन में बनाए गए थे, जिसमें इन्होंने कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा जो है वो की थी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब यहाँ से आपको सारी चीजें पता चलेंगी। भारत का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका आंसर ए वाला इंदिरा बिंदु जो है वो सही हो जाएगा। इसी को इंदिरा पॉइंट भी हम कहते हैं, और ये आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें स्थित है। अगर बात करें, ये इंदिरा पॉइंट है और एक इंदिरा कॉल होता है। तो इंदिरा कॉल जो है वो आपका उत्तरतम बिंदु होता है। अगर उत्तरतम बिंदु पूछा होता तो इंदिरा कॉल हो जाता। शॉर्ट में मैंने आईसी लिख दिया है। और ये जो इंदिरा कॉल है ये आपका जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है। अगर बात करें पश्चिमोत्तर बिंदु, तो गौर माता है। अगर पश्चिमोत्तर बिंदु पूछा जाए तो गौर माता है, जो कि गुजरात में जो है वो स्थित है। और अगर बात करें पूर्वोत्तर बिंदु की, तो वो किबुथु है, कि बी जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है वो स्थित है। ये चारों ही आपको पता होना चाहिए, दक्षिण उत्तर पश्चिम पूरब, चारों स्थिति भी आपको पता होना चाहिए। 11 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आप सभी जानते हैं कि सुंदरवन का नाम ही किस लिए पड़ा है, किस आधार पर पड़ा है। तो आपका सुंदरी यहाँ पर जो वृक्ष है उसकी, तो उस आधार पर आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सुंदरी वृक्ष जो है आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि किस नाम से सुंदरवन डेल्टा पड़ा है, तो वो भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला सही होगा। मिसिसिपी मुहाने का जो संकुचन है, ये जो है आपका हो जाएगा भू संतुलन का उदाहरण। ये जो सिद्धांत होता है इसके अनुसार होता क्या है, दो लाइन में समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार जो विशाल भू रचनाएं होती, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पर्वतमालाएं होती हैं, ऊंचे ऊंचे पठार होते हैं, या फिर मैदान होते हैं, वो सभी चीजें जो होती हैं, और ऐसी और भी बहुत सी चीजें उनके संतुलन की अवस्था में रहते हैं, तो वो आपका होता है भू संतुलन का सिद्धांत। तो मिसिसिपी मुहाने का संकुचन भी इसी का एक एग्जाम्पल है। 13 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई जो है वो कितनी है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे पहले डिटेल इंफॉर्मेशन कि भाखड़ा नागल बांध जो है आपका, ये एक परियोजना है जो कि पंजाब में जो है वो स्थित है। फिर अगर बात करें पंजाब में किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर जो है ये है। सतलुज नदी पर जो है वो स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में भी जो है वो जानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी ये जानी जाती है। अगर बात करें किन दो ऐसे राज्य हैं जिनकी, या किन तीन ऐसे राज्य हैं जिनकी संयुक्त परियोजना के रूप में भी जानी जाती है, तो ये आपका राजस्थान, पंजाब और गुजरात, या गुजरात ना कह के हरियाणा कहेंगे आप। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त जो है ये परियोजना के रूप में भी जो है वो जानी जाती है। और भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है। ये भी जो है वो ध्यान रखिएगा, अगर बात की जाए गुरुत्वीय बांध से संबंधित। और ये भी आप एक डिटेल में जोड़ सकते हैं कि ये जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश के
बिलासपुर जिले में बनाया गया है। बिलासपुर जिले में सतलुज जो नदी है उस पर बनाया गया है। अब प्रश्न में जो पूछा गया था कितने बांध की ऊंचाई है, आंसर की बात करते हैं तो सी वाला 226 मीटर जो है वो सही हो जाएगा। ये जो बांध है आपका, अगर बात करें 261 मीटर ऊंचा जो टिहरी बांध है, उसके बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचा अगर आपसे पूछा जाए तो टिहरी बांध होगा जो कि 261 मीटर ऊंचा है, और ये वाला जो है वो 226 मीटर ऊंचा है। तो भाखड़ा नागल बांध 226 मीटर और टिहरी बांध 261 मीटर। अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है? आप सभी जानते हैं किसकी ज्यादा है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या आपकी नंबर में नहीं पूछी जाती, क्योंकि डायरेक्ट देखेंगे अरबों करोड़ों में लिखी रहती है, पूछ लिया जाता है कौन से नंबर पर आता है। और विकल्प में जो अगर यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं, जैसे बिहार हो गया तो इसकी जनसंख्या लगभग वही 10.40 करोड़ 10.40 करोड़ के आसपास है। पश्चिम बंगाल है, इसकी 9.12 करोड़ है। केरल की जो है वो 3.34 करोड़ है, और साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरल में है। तो ये कुछ पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अगला है 15, लोकसभा का जो प्रोटेम अध्यक्ष होता है वो नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? आंसर की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा जो संविधान है उसमें उपबंध किया गया है कि जो पिछली लोकसभा है उसके अध्यक्ष और लोकसभा की जो पहली बैठक है उसके ठीक पहले तक अपने पद पर जो है वो रहता है। और जो या इसलिए कह सकते हैं राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामाजिक अध्यक्ष, जिसी को हम प्रोटेम स्पीकर के नाम से भी जानते हैं, वो जो है वो नियुक्त करता है। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उसको इसके लिए जो है वो चुना जाता है। प्रश्न इस टाइप से भी पूछा जाता है कि जो प्रोटेम स्पीकर है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो इस टाइप से और भी पॉइंट इससे संबंधित याद रख सकते हैं। अगला है प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? बताइए अनुच्छेद 70 क्या कहता है। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग या न्यायाधीश। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये जो है आपका सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 जो है ये कहता है कि राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति है इसकी अनुपस्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 70 जो है वो कहता है। अगला देखते हैं 17 प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो बताइए द्विसदनीय जो है वो किस राज्य का विधानमंडल है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिहार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित चीजें किसमें आती हैं, तो संविधान का जो छठा भाग है उसमें अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, उसका गठन, उसका कार्यकाल, प्रक्रियाएं, शक्तियां, सारी चीजें बताई गई हैं इन्हीं अनुच्छेद के बीच में। यद्यपि अगर आप ये कहें कि ये सभी संसद के ही अनुरूप हैं, फिर भी इनमें कुछ विभेद भी आपको देखने को जो है वो मिलता है। कुल मिलाकर आप इतना ध्यान रखिए कि बिहार जो है आपका सही होगा, जहां पर द्विसदनीय जो है वो व्यवस्था है। अगला है भारतीय संघ कौन से देश के संघ के समान है? बताइए भारतीय संघ कौन से देश के सदृश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड या फिर कनाडा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका कनाडा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यही सेम प्रश्न आपसे पूछा भी जा चुका है, शायद यूपी टेट में इस टाइप से प्रश्न आया था। तो आप क्या कहेंगे कि संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद जो 1 है वो भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिटेल में, पर आपको इतना क्लियर दिमाग में होना चाहिए
कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो इस कनाडाई मॉडल पर है, कनाडा के मॉडल पर है। इसीलिए प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय संघ कौन से देश के संघ के समान है, तो कनाडा के समान है। तो ये चीज कनाडा आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर कि भारत में केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी कुल संख्या जो है वो कितनी है। 5 है, 6 है, 9 है या फिर 8 है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका ऑप्शन डी 8 जो है वो सही हो जाएगा। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक, ध्यान दीजिए, संविधान का जो भाग 1 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के में संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा किसमें की गई, तो इसी में की गई है। और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, राज्य के क्षेत्र में, संघ क्षेत्र में और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अच्छा, ये सारी चीजें तो आपको पता है, पर ये भी आपको जरूरी पता होना चाहिए कि ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन कौन से। तो पहला आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा जो है आपका है चंडीगढ़, तीसरा है आपका दादरा और नागर हवेली, चौथा है आपका दमन और दीव, पांचवा है आपका दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है, छठा है आपका लक्षद्वीप, सातवां है पांडिचेरी जिसको पुंदुचेरी भी बोला जाता है, और आठवां है आपका जम्मू कश्मीर, और नवा जो है आपका है लद्दाख। अब यहाँ पर मैंने 9 क्यों बताया, क्योंकि जो दादरा और नगर हवेली है और दमन और दीव है, इन दोनों को एक में मिला दिया गया है, और एक मिलाने के बाद ये 9 की जगह आपके कुल संख्या 8 हो गई। तो आपको ये पता होना चाहिए मिलाया किसको गया है, तो आपका दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जो है इसका आपस में विलय जो है वो कर दिया गया है। तो अब कुल संख्या 8 जो है वो हो गई। अगला है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय या निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दल वो इसके द्वारा मान्यता दी जाती है। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला ऑप्शन भारतीय निर्वाचन आयोग जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के जो प्रयोजन होते हैं, राजनीतिक दल उनको पंजीकृत करता है, उनकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय जो दल है उनके रूप में मान्यता देता है। तो सारी चीजें इसी से ही संबंधित होती हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सूचना का अधिकार हम कहते हैं RTI को, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को हम कहते हैं। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, उत्तर की बात करते हैं तो सी वाला ऑप्शन 2005 जो है वो सही होगा। सूचना का अधिकार भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो कि आपका 12 अक्टूबर 2005 में जो है वो लागू हुआ था, और 15 जून 2005 को इसका जो कानून है वो बनने के बाद 120वें दिन में जो है ये आपका जो है वो लागू हुआ था। यानी कानून आपका इस 12 अक्टूबर 2005 से 120 दिन पहले, यानी कि तारीख मैं लिख देता हूँ 15 जून 2005 को जो है वो बनकर आपका तैयार हो गया था। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। और लाया क्यों गया था, तो भारत में भ्रष्टाचार है रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए ये सारी चीजें जो है लाई गई थी। ये कानून भारत के जो सभी नागरिक हैं उनको सरकारी फाइलें या रिकॉर्ड में दर्ज जो सूचना है उनको देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार जो है वो देता है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग है एक विधिक संस्था है, प्रशासनिक संस्था है, अधिनियमित संस्था है या संवैधानिक संस्था है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो संवैधानिक संस्था आपका जो है वो सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जो जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन आयोग की होती है। निर्वाचन आयोग आपका एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय होता है। साथ ही इसका जो गठन है वो भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, 93वां संविधान संशोधन किससे जो है वो संबंधित है। 4 ऑप्शन है, बताइए। पंचायती राज संस्था से, या फिर मौलिक कर्तव्यों से, या फिर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से, या फिर शिक्षण संस्थानों में OBC के आरक्षण से।
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। 93वां जो संविधान संशोधन है वो शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से जो है वो संबंधित है। राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति इसमें जो है वो प्रदान की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 24 नंबर प्रश्न है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 किस पर आधारित है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या फिर सभी? आंसर की बात करते हैं तो डी वाला ऑप्शन सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत बहुत से परिवर्तन किए गए हैं, क्योंकि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये सब इसके एक आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में जो है वो आई? 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो अप्रैल 1948 आपका सही हो जाएगा। 1990 ये तारीख सहित अगर बात करें तो 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे जिनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने ही स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव जो है वो रखा था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव जो है वो रखा था। और ये जो नीति थी इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की आर्थिक विचारधारा जो है उसको भी स्वीकार किया गया था। 26 नंबर प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? बताइए, सार्वजनिक, घरेलू या फिर निजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये घरेलू लिखा हुआ है, मात्रा रा पर जो है वो लगेगी। आंसर की बात करते हैं तो घरेलू क्षेत्र ही आपका सही हो जाएगा। भारत में अधिकतम कुल घरेलू बचत घरेलू क्षेत्र से जो है वो प्राप्त होती है। 27 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? ये एनटीपीसी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, जो हाल ही में अभी हुए थे पेपर। तो 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? आंसर की बात करते हैं तो डी वाला ऑप्शन 12 जुलाई 2006 जो है आपका सही हो जाएगा। स्थापना 12 जुलाई 2006 में जो है वो की गई थी, और 2005 में भारत सरकार ने जो सी रंगराजन है उसकी अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति की जो संस्तुति थी उसके आधार पर इसकी स्थापना का निर्णय जो है वो लिया था। तो किसकी संस्तुति के आधार पर? तो रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति। तो 12 जुलाई 2006 आपका जो है सन हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका जो आयतन होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है उसका आयतन, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या वही रहता है? बताइए कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ से विज्ञान के प्रश्न शामिल हो गए, क्योंकि जो आपका कोर्स है उसमें सभी टाइप के प्रश्न जो है वो दे रखे हैं। तो बात करते हैं आंसर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन ए वाला जो है वो घटता है जो है वो सही होगा, कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका जो आयतन होता है वो घटता है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या बलुआ पत्थर? इसमें कार्बन नहीं होता है, ये जो है आपसे पूछा गया है। वीडियो को सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा और लोगों के साथ वीडियो के साथ शेयर भी करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। आंसर की बात करते हैं इन ऑप्शन में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि बलुआ पत्थर जो है आपका सही हो जाएगा। तो हीरा, ग्रेफाइट और जो कोयला है इसमें कार्बन होता है, ध्यान दीजिएगा। हीरा में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी, ये सब अपर रूप होते हैं, और कोयला में भी। जबकि जो बलुआ पत्थर होता है इसमें कार्बन जो है वो नहीं होता है। बलुआ जो होता है वो बालू के कणों का दबाव पाकर जम जाने से जो है वो बनता है, ये आप जानते भी हैं। और बलुआ पत्थर में फेल्सपार और श्वेत अभ्रक भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, भारी जल है एक शीतलक, मंदक, एक प्रकार की औषधि या फिर ईंधन? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका मंदक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारी जल जो है इसका सूत्र होता है D2O, और ये जो है हाइड्रोजन जो होता है उसके समस्थानिक, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक, समस्थानिक को हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप।
शॉर्ट में मैंने आई लिख दिया है। तो समस्थानिक ड्यूटेरियम तथा ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है। ध्यान रखिएगा, जो भारी जल होता है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक, जो कि आपके कौन कौन से होते हैं समस्थानिक, जैसे कि ड्यूटेरियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इसका जो है आपका एक यौगिक जो है वो होता है। और सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाले जो मंदक होते हैं उसमें भारी जल होता है, ग्रेफाइट होता है, बेरिलियम होता है और हल्का जल भी शामिल होता है। और भारी जल आपका एक उत्कृष्ट मंदक के रूप में जाना जाता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का क्या कारण होता है। आप देखते हैं, कहते नहीं है कि दरवाजा फूल गया है। तो बाष्पोत्सर्जन होता है, अंतः शोषण होता है, बहिः होता है या फिर बिंदु श्रावण होता है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका ऑप्शन जो है बी वाला सही होगा, अंतः शोषण जो है वो सही हो जाएगा। वर्षा ऋतु में लकड़ी से जो बने दरवाजे होते हैं उनके फूलने का रीजन क्या होता है, अंतः शोषण होता है। ये एक विशेष प्रकार का विसरण होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का विसरण होता है जब ठोस और कोलाराइड्स द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है। तो इसका रीजन ये होता है, उसका जो आयतन होता है उसमें तो वृद्धि होती है, तो इसके कारण उसके आयतन में वृद्धि होती है। अतः शोषण के प्रमुख उदाहरणों में बीजों तथा सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण हो जाता है। सामान्य रूप में आप इसको कह सकते हैं कि जो लकड़ियां होती हैं ये फूलने का रीजन ये होता है कि ये जो है जो जल होता है, जो नमी होती है उसका अवशोषित कर लेती हैं, इसी कारण फूल जाती हैं। 32 नंबर है, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। संघनन, अवक्षेपण, बहना या फिर वाष्पोत्सर्जन। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन जो है वो सही हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन जो है ट्रांसपिरेशन, पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन तथा इससे उत्पन्न क्षति जो है वो होती है। और ये मुख्यतः पत्तियों पर पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं उनसे जो है ये होता है। ध्यान रखिएगा, जो पत्तियां होती हैं उन पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र उन्हीं को हम कहते हैं, तो उसी के माध्यम से जो है वो होता है। और मुख्यतः ये, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसमें पानी का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, किसका किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं उनके द्वारा होता है। ये जो रंध्र होते हैं वो आपके दिन में जो है वो खुलते हैं और रात में जो है वो बंद हो जाते हैं। अगला देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। फॉलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। चार ऑप्शन है, बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल बिल्कुल सही होगा। आप जानते हैं इसकी ट्रिक भी होती है, रथ पर एक टॉपी करके होती है, रथ पर एक टॉपी करके। जहाँ पर रा है इससे रेटिनॉल हो जाता है, था से थाइमीन हो जाता है, एक का जो ए है इससे एस्कॉर्बिक हो जाता है। यही सीरियल होता है, जैसे रा है इससे विटामिन ए होता है, था जो है विटामिन बी होता है, एक का जो ए है ये विटामिन सी होता है। तो देखिए विटामिन सी पूछा गया था और एक का जो ए है इससे एस्कॉर्बिक अम्ल आपका हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने बहुत पहले आपको कराई थी, जीके वाली प्लेलिस्ट में आप जाके पूरी ट्रिक देख सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, अरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है। चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। अब जानते हैं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। विटामिन जरूरी है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है हमारे शरीर को, उन्हीं में से एक होता है विटामिन। तो विटामिन कौन सा विटामिन, तो विटामिन बी 1 और साथ ही साथ विटामिन बी, जो अपने आप में आप कहेंगे एक समूह होता है जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो आंसर यहाँ पर अगर बात करें कौन सा सही होगा, तो आपका बी 6 और बी 12 जो है वो सही होगा, क्योंकि बी 1 बी 2 बी 3 बी 5 बी 6 बी 7 बी 8 बी 9 और बी 12 ये सम्मिलित होता है। विटामिन बी जो होता है वो आपका समूह जल में घुलनशील होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और विटामिन बी 6 और जो बी 12 है इसकी कमी से अरक्तता जो है वो होता है। यही आपसे प्रश्न में पूछा भी गया था। अच्छा, स्रोत कौन कौन से होते हैं विटामिन बी 6 के, जैसे कि खमीर होता है, चावल होता है, मटर होता है, गेहूं हो गया, मछली हो गया, अंडे की जर्दी होता है। और बी 12 का अच्छा जो स्रोत होता है, यहाँ तो मैंने अभी बी 6 के बताया, अगर बी 12 की बात करें
तो अंडे, मांस, मछली, ये सब B12 जो है उसके अच्छे स्रोत में जो है वो आते हैं। और अगर इनके रासायनिक नाम की भी बात करें तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन, शॉर्ट में मैं पी लिख देता हूँ। पायरिडॉक्सिन जो है वो आपका B6 का रासायनिक नाम होता है, और B12 का होता है साइनोकोबालमिन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शॉर्ट में मैंने सी लिख दिया है, साइनोकोबालमिन, ये इसका B12 का रासायनिक नाम होता है। अगला देखते हैं 35 नंबर, निम्न में से कौन सी विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है? आमाशय में दूध का जमना, दही बनाना, अचार बनाना, या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो दही बनाना आपका सही हो जाएगा। दही को हम योगर्ट कहते हैं इंग्लिश में। ये एक ऐसा उत्पाद है जिसे दूध के जीवाणुविक किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। तो पूछा भी जाता है किण्वन की प्रक्रिया से इनमें से क्या बनता है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है, जो कि दूध के प्रोटीन पर कार्य करके उसे दही की बनावट और दही जैसा आप देखते हैं जो फॉर्म होता है वो जो है वो प्रदान करता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा कि कौन सी जो विधि या प्रक्रिया है वो जैव प्रौद्योगिकी की है, तो दही बनाना जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। 36 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट टाइगर, पौध प्रजनन, वन संरक्षण, या ऊतक संवर्धन। आंसर की बात करते हैं तो वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। सभी जानते हैं भारत के उत्तराखंड राज्य, जो कि अब एक उत्तर प्रदेश का ही भाग है, उसमें जो अब नहीं उत्तर प्रदेश का, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था, अब तो अलग हो गया है। तो वो जो है किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए प्रारंभ किया था। तो राज्य के जो वन विभाग के ठेकेदार थे उनके द्वारा वनों की जो कटाई है उनका विरोध कर रहे थे, उन पर अपना हक जता रहे थे। तो चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, लोग पेड़ से चिपक गए थे उन्हीं पेड़ों को बचाने के लिए। 37 प्रश्न है, किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया? जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014, 26 जनवरी 2014, 26 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। आंसर की बात करते हैं उत्तर और एबीसीडी में से, तो डी वाला ऑप्शन 1 जनवरी 2015 सही हो जाएगा। नीति आयोग आपका अभी जो है वो आया था। हिंदी में नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है। इससे पहले आपका पंचवर्षीय योजना चलती थी जिसे समाप्त करके उसकी जगह इसे जो है वो लाया गया है। और ये जो संस्थान होता है वो सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा, ऐसा भी इसमें बताया गया था। 38 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में, अभी देखिए साइंस चल रहा था, फिर आपके फॉर्म किसके आए प्रश्न, पर्यावरण के भी आए, अब देखिए सोशल साइंस है। सारे सब्जेक्ट आपके हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न है तो यहाँ से हमारे देखिए थोड़े से मिक्सर फॉर्म में चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ होता है? बलिदान, बैल, आनुवंशिक, या फिर प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप कहेंगे प्रजा द्वारा शासक को दी गई जो भेंट होता है ये सही हो जाएगा। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ होता है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। 39 प्रश्न है, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? बताइए चार ऑप्शन में से किसे एक ब्राह्मण की उपाधि स्वयं धारण की थी। आंसर की बात करते हैं तो आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो सही हो जाएगा। सातवाहन दक्षिण भारत का एक राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन जो है वो किया था। अच्छा, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक जो है थे, नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि संस्थापक से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। इन्होंने ही 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक राज्य जो है वो किया था। इन्हीं शासनों में गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है उसके संबंध में उसके जो शिलालेख हैं उनसे बहुत कुछ जो है वो परिचय प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक उपाधि भी मिली थी, वो थी एक राट या एक ब्राह्मण की उपाधि। एक राट या फिर एक ब्राह्मण की उपाधि। 40 नंबर प्रश्न है, कौन से बुद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में, महावंश में, दीघ निकाय में, या महावग्ग में? 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का है। और इसी ग्रंथ में
जो 16 महाजनपद हैं उनका उल्लेख मिलता है। ये महाजनपद कौन कौन से थे, जैसे अवंती है, अस्मक है, अंग है, कंबोज है, काशी है, कुरु है, कौशल है, गांधार है, चेदी है, वज्जी है, वत्स है, पांचाल है, मगध है, मत्स्य है, मल्ल है, सूरसेन है। इस प्रकार से कुल 16 जो है वो थे। अगला प्रश्न है 41 नंबर की, किस शासक ने भारत में सबसे पहले इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी। बताइए, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर रजिया सुल्तान, किसने इक्ता प्रथा को सबसे पहले जो है वो प्रारंभ किया? आंसर की बात करते हैं तो इल्तुतमिश आपका सही हो जाएगा। इल्तुतमिश का जो समय था शासनकाल का, वो 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक था। और आप जानते हैं कि गुलाम वंश से जो है ये संबंधित था। और इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अगर केवल संस्थापक आपसे पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी जो है वो इल्बरी तुर्क था। यही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में मैंने बताया जाना जाता है। और इक्ता जो व्यवस्था थी इसको लाया क्यों गया था, तो भारतीय समाज की सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करने और साम्राज्य के जो दूरस्थ भाग हैं उनको केंद्र के साथ संयुक्त करने के एक साधन के रूप में इसे जो है यूज किया गया था। वीडियो आप इसको दोबारा अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं एक एक प्रश्न में दे रहा हूँ। एक प्रश्न 10-10 प्रश्नों के बराबर है, तो एक बार में चीजें नहीं याद होगी। एक बार वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक चीजें सारी याद ना हो जाए बार बार देखिए। और सारी चीजों को साथ वाली रट अवश्य लीजिएगा। यही सारी चीजें कोर्स में है, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। अगला है, भारत में मनसबदारी जो व्यवस्था है वो किसने प्रारंभ की? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब? बताइए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मनसबदारी प्रथा भी पूछा जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन अकबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो अकबर ने जो है वो प्रारंभ की थी। ध्यान रखिएगा, पूछा बहुत जाता है, मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने प्रारंभ की थी। 43 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था और अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? बताइए, बबूल, अमलतास, नीम या यूकेलिप्टिस? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो यही सेम प्रश्न आपका यूपी टेट में भी आया था। तो आपका यूकेलिप्टिस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम? तो एक टॉपिक आपके लिए ये भी है क्या कि अलग से मैप को पढ़ लीजिए, कहाँ किसकी सीमाएं हैं। एक ना एक प्रश्न यहाँ से अवश्य पूछ लिया जाएगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो मणिपुर आपका सही होगा। मणिपुर राज्य की जो सीमा है वो बांग्लादेश से जो है वो नहीं मिलती है, जबकि असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ये सब बांग्लादेश से सटे हुए राज्य हैं। 45 नंबर प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित। कथन लिखा है कि नगरीकरण औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है। यहाँ 45 से आपके 50 तक जो 5 प्रश्न है वो रीजनिंग के हैं, क्योंकि क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो 5 प्रश्न है वो आपके रीजनिंग पोर्शन के भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो कथन है आपका, नगरीकरण औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है। और कारण है, विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। यही सेम टॉपिक मैं आपको करा भी चुका हूँ, कथन और कारण वाला। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ए और आर दोनों सही है। ए मतलब है कथन, आर मतलब है कारण। तो दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, या दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ए वाला ऑप्शन ही सही होगा, कि दोनों ही सही हैं। और आर जो है ये एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। कैसे कर रहा है, लिखा है ना, नगरीकरण औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है और विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है, तो इसी रीजन से ही तो कर रहा है, तो इसीलिए इससे संबंधित है, तो सही व्याख्या भी आपका ए वाला सही हो जाएगा। 46 प्रश्न है आपका रीजनिंग पोर्शन का। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी, बर्र, तितली या फिर पतंगा? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन मधुमक्खी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बारूदी जो सुरंग है इनका पता लगाने में मधुमक्खी का उपयोग जो है वो किया जाता है। अमेरिका और रूस में ये जो कार्य है उसके लिए मधुमक्खियों को
प्रशिक्षित भी किया जाता है और अभी भी लगातार किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? अमेरिका और रूस में। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो मधुमक्खी होते हैं इनकी सूंघने की क्षमता कुत्तों से भी जो है वो ज्यादा होती है, इसीलिए इसका यूज जो है वो वैज्ञानिक वगैरह भी जो है लगातार रिसर्च जो है वो कर रहे हैं। 47 प्रश्न आपका विषम संख्या से संबंधित पूछा गया है। एक सीरीज दे रखी है 2, 10, 50, 252, 1250, 6250। आपको गलत इसमें बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? विषम संख्या बतानी है कौन सा होगा। आपको यहाँ पर पैटर्न चेक करना है कि 2 से 10 पे कैसे आ रहे हैं। 2 और 10 में आप यही कर सकते हैं कि 2 को आप 5 से गुणा कर दें, 2 पंचे 10 होता है। तो आगे देखिए, तो 10 पे 50 पे आप कैसे जा रहे हैं, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 10 5 50, यहाँ भी सही है। अब 50 को भी सेम, यानी कि आपने ये समझ लिया 5 5 से गुणा हो रहा है, तो आप देख लीजिए कहाँ पर 5 से गुणा करने पर अगली वाली संख्या नहीं आएगी। तो 252 किसी भी हालत में नहीं आएगा। 50 को आप 5 से अगर गुणा करेंगे तो आप खुद ही जानते हैं 5 5 या 25 होता है, और ये जीरो यहाँ पर और लग जाएगा, तो 250 आपका हो जाएगा। यानी यहाँ पर 250 आपका जो है वो आना चाहिए। तो आपका 250 यानी 252 वाला जो है ये ऑप्शन बी वाला सही होगा, जो कि एक विषम संख्या है। 48 प्रश्न है ब्लड ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, कि यदि डी जो है वो ए की पुत्री है, डी जो है आपकी ए की जो है वो पुत्री है, तो जो माता पिता हैं यानी कि जो अपर जनरेशन में उसको ऊपर रखिए और जो पुत्री आ रही है उसको नीचे, तो कह रहा है ना डी जो है वो ए की पुत्री है। और पुत्री है इसलिए गोला भी बना सकते हैं मेल फीमेल याद रखने के लिए। डी एम की जो है वो बहन है, डी जो है वो एम की बहन है, तो यहाँ पर एम है, अब बहन है, पर एम का जो जेंडर है वो यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, और लिखा है और ए का भाई जो है वो सी है, यानी जो ए है इसका भाई जो है वो सी है, उसके बगल में लिख दिया। सी और एम में क्या आपका जो है वो संबंध है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप क्या देख रहे हैं, ए और सी जो है आपस में भाई भाई हैं, और जब भाई हैं उन ए का एक ऑलरेडी ये पुत्री है, तो भाई की क्या जो पुत्री या पुत्र जो भी होगा, यहाँ पर ये जो एम है इसका जेंडर नहीं कहा, क्लियर किया गया है कि ये लड़का है या लड़की है, तो ये हो सकता है कि ये जो है वो चाचा भी हो सकता है, या अगर इसी को फीमेल वर्जन में हम कहें तो भतीजी भी हो सकता है। तो चाचा और भतीजी वाला ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा है ना कि सी और एम का क्या संबंध है, तो एम सी का क्या लग रहा है, तो चाचा या भतीजी इनमें से हो सकता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। या सबसे अच्छा तरीका, आपको ये ना समझ में आता हो तो कुछ ना करिए, यही सेम कंडीशन को अपनी फैमिली पर रख कर देखिए, उससे भी करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप मान लीजिए कि आप ये हैं और उस पुत्री है, तो उसको दूसरे को मान लीजिए और उस आधार पर करिए तो भी आसान रहेगा। 49 प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, नहीं लिखा है। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो ऊपर वाले जो यहाँ पर लिखा हुआ है इससे नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इसमें जो यूज हुए हैं आपके लेटर वही यहाँ पर भी यूज होने चाहिए, जितनी बार यूज हुए उतनी बार ही यूज होने चाहिए। तो आप देखिए, जैसे मिसाइल है तो MISS, और आई यहाँ है, एल यहाँ है, ई, तो मिसाइल आसानी से बन सकता है। सिंपल भी देखिए आसानी से बन सकता है, लिम्पर भी आसानी से बन सकता है। बम्पर आपका नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू देखिए कहीं नहीं आया है, और बम्पर में आपका यू जो है वो आया है। तो आपसे यही तो पूछा गया था कौन सा जो है वो नहीं बनाया जा सकता, तो बम्पर जो है वो नहीं बनाया जा सकता। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को सभी के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि मेन उद्देश्य यही है कि सभी लोग प्रैक्टिस करें, सभी के अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, सभी तक पहुंचा अवश्य दीजिएगा। लास्ट प्रश्न है आपका कि CAT कैट अनुपात 21 लिखा है, समानुपात DOG डॉग अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। अब ये देखिए, कैट से आप 21 पर कैसे पहुंचेंगे। सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। सी कौन से नंबर पे आता है, ABC, यानी कि तीसरे नंबर पे। एक ए जो है इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, और टी की
मैंने बताया था ई जो टी से याद रखिएगा, तो ई जे ओ टी यानी कि 20 होती है, ये आपको पता है। और इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 20 और इधर 3 23 और एक 24 होगा, तो 24 आपका जोड़ने पर आ रहा है, पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो 21 लिखा हुआ है। तो कितने का डिफरेंस है, यानी कि अगर आप इसमें से 3 और घटा दें तो 21 आपका आ जाएगा। सेम चीज डॉग में देखिए, तो डी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ओ की प्लेस वैल्यू इजोटी से 15 होगी, और जो जी है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। देखिए गिन कर देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी, 7वें नंबर पे आ रहा है। अब 15 और 7 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 15 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 20 होगा, और 5 6 7 है ना, तो वहां पर 21 22 होगा, और 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26 होगा, यानी इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 26। हमने यहाँ पर कितने से घटाया था, 3 से घटाया था, तो सेम चीज यहाँ पर भी घटाएंगे तो 26 में से 3 घटेगा तो 23 आपका बचेगा, यानी कि आंसर आपका ए वाला ऑप्शन 23 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे 50 समाप्त हो गए। टोटल 50 में से कितने प्रश्न आप कर पाए सही, अपना स्कोर अवश्य वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताना है। और प्रश्न आपका है कि अश्रु गैस जो है वो है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये आपका 4 ऑप्शन है, अपना आंसर सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा, और 50 में अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। हम इसका आंसर नेक्स्ट वाले वीडियो में जब इसका सॉल्यूशन कराएंगे, यानी कि इसके आगे के नए मॉडल पेपर नंबर 2 देखेंगे, तब हम जो है इसका आंसर भी आपको बता देंगे। उम्मीद करते हैं सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, तो जितना ज़्यादा जल्दी लाइक बढ़ेंगे उसी प्रकार मॉडल पेपर नया भी लाया जाएगा। तो मिलते हैं, चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।